नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। देश में 16 जनवरी से कोविड का टीकाकरण शुरू होगा। वैक्सीन की पहली खेप भी आ चुकी है। ये वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्करों को दी जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाएगी और साथ ही में वो लोग जो 50 वर्ष से ज़्यादा हैं अथवा वो लोग जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, 50 वर्ष से कम है, उनको भी ये वैक्सीन दी जाएगी। क्या कुछ खास तैयारियां हैं? तमाम तैयारियां की गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कहा जा रहा है इसे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ कलहंस जी, वरिष्ठ पत्रकार। सिद्धार्थ जी, आपका चर्चा में स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है, एक लंबे समय से इस कोरोना महामारी से देश लड़ रहा था। एक लंबी लड़ाई के बाद वैक्सीन आ गई है, 2 वैक्सीनों को मंजूरी दे दी गई है और टीकाकरण की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ड्राई रन भी 3 प्रदेश में किए जा चुके हैं और कल प्रदेश में पहली खेप भी आ चुकी है वैक्सीन की। सब किस तरीके से देखते हैं इस इतने बड़े महाअभियान को आप? निसंदेह भारत के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। इससे पहले हमारे देश में सफलतापूर्वक पल्स पोलियो का इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया गया था। उस टीकाकरण में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि वो एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए था, एक निश्चित आयु के बच्चों पर केंद्रित था। और इस बार ये जो टीकाकरण अभियान है, जो कई चरणों में शुरू किया जाएगा हमारे देश में, इसमें करीब करीब पूरी आबादी को इसमें लक्ष्य किया गया है, यानी हर एक का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए ये विशद अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है और देश के सारे प्रशासनिक तंत्र को इसमें अपनी भूमिका निभानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी टीकाकरण अभियान में, ख़ास तौर पर इस तरह की महामारी के संदर्भ में जो टीके आते हैं और जिनका अभियान शुरू किया जाता है, नागरिकों से धैर्य की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। और प्रशासनिक तंत्र को बहुत मुस्तैदी के साथ काम करने की ज़रूरत है। खुशी की बात है, जैसा अभी आपने बताया, कि अब तक के सभी ड्राई रन सफलतापूर्वक किए गए हैं। और वैक्सीन की स्टोरेज जो सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी वैक्सीन के लिए, क्योंकि एक निश्चित तापमान पर ही ये वैक्सीन कारगर रहती है। और हालांकि अनुमान लगाया गया है कि वैक्सीन 10% खराब हो सकती है। 90% वैक्सीन को एक निश्चित तापमान पर बनाए रखना, उसके लिए जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो देश के अलग अलग राज्यों में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, चूँकि यहाँ आपने और हम सभी ने करीब से देखा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ अक्टूबर के महीने से इसकी शुरुआत हो गई है। यानी कि भले ही इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन ये तैयारी हो चुकी थी कि अब वैक्सीन आने में बहुत कम समय बचा है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी प्रमुख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से हर जगह इस तरह की कोल्ड चेन की मेंटेनेंस के लिए और कैसे किया जाएगा, केंद्रों का निर्धारण करने का काम 10 दिसंबर के महीने से शुरू हुआ। केंद्र ऐसे हों जहां पर बड़ी आबादी की पहुंच, केंद्रों पे मतलब ऐसी व्यवस्थाएं की जाए, खासतौर शहरी जगह है या ग्रामीण अंचल के क्षेत्र है, वहां भी बूथ बनाए गए हैं। जो सारी जगहों ऐसी जगहों का चयन किया गया है। केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर जिस आबादी को केंद्रित कर एक एक चरण में टीकाकरण किया जाए, उस आबादी की पहुंच आसान हो और समय रहते जो, क्योंकि अभियान के जो फेजेस डिसाइड किए गए हैं और जिस तरीके का प्रोटोकॉल। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, हम इसी पे आपके पास फिर से बात करेंगे इसी बात को लेके कि जो ये अभियान चलाया गया है इसमें फेज वाइज किया गया है और फेज वाइज लेना एक जनता को भी समझना चाहिए कितना महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर आएंगे, फिर फ्रंट लाइन वर्कर आएंगे, जिसके बाद साथ ही 50 वर्ष से ज़्यादा के लोग या वो लोग जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो इन लोगों को सबसे पहले डोज देना अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये लोग सबसे ज़्यादा पब्लिक के बीच में रहते थे। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, सबसे वल्नरेबल क्लास जो है वो हमारे हेल्थ वर्कर हैं और हेल्थ में भी डॉक्टर से ज़्यादा वो हेल्थ वर्कर हैं जो पैरा स्टाफ है, जो कोरोना पेशेंट के रेगुलर संपर्क में रहता है। तो उनसे शुरुआत हो रही है और सबसे कम आवश्यकता वर्तमान में उनको है जिनको पूर्व में संक्रमण हो चुका है और जिनके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है। तो वो कुछ दिनों के लिए सुरक्षित हो गए हैं
तो इसलिए जो चरण डिसाइड किए गए हैं इसमें उनका नंबर बाद में रखा गया है। तो इस तरीके से इसका डिसीजन हुआ है। और एक पूरे देश, कई यूरोपीय देश के बराबर तो हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर की आबादी है, तो इसलिए पहला चरण की जो शुरुआत हो रही है वही अपने आप में बड़ा हरकुलियन लखनऊ में भी टास्क है। 51 लाख लोग शुरुआती पहले फेज में लिए गए हैं। तो अगर आप देश भर के हिसाब से देखें तो जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर हैं, इतने में कई देश बल्कि कई महाद्वीप जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका वो किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि टीके के 2 डोज देनी है, तो पहला चरण जो है उसकी पूरे होने की मियाद ही जो है वो आप मान के चलो कि 1 महीना लगता है। बिल्कुल। और 28 दिन बाद दूसरी डोज 28 दिन के बाद दूसरी डोज देनी पड़ती है। तो जो 1 से 4 हफ्ते का एक ये गैप है, फिर इसके बाद जो है वो तब तक एक ये सतत प्रक्रिया है जो कि अगले वर्ष तक मतलब इस पूरे वर्ष तक जो है वो जारी रहनी है। उस तरीके से इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है। और मुझे लगता है कि इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में प्रशासन और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिक समाज की है कि वो महामारी से निपटने के इस अभियान को कितनी सहृदयता के साथ और कितने धैर्य के साथ लेता है। जन सहयोग की भी जरूरत है। तो बिल्कुल सिद्धार्थ जी, इतनी बड़ी जब तैयारियां हो रही हैं, ऐसे में भंडारण और प्रबंधन को कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भंडारण और प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था इससे पहले भी तमाम टीकाकरण हुए थे उसमें की गई थी। टीकाकरण का इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे यहाँ, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि हमारे देश की वाहवाही और हमारे देश के प्रबंधन का लोहा माना गया है जब हमने पल्स पोलियो के टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया गया था। तो एक वो अनुभव हमारे पास, जो हमारा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, इसको अच्छी तरीके से मालूम है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत काम आएगा। और प्रबंधन जरूर, आप जैसा कि आपने कहा कि प्रबंधन बहुत आवश्यक अंग है इस उसका, क्योंकि टीके का आविष्कार करना वैज्ञानिकों ने अपना काम किया है। अब वैज्ञानिकों के बाद ये काम प्रशासन का है, पैरामेडिकल स्टाफ का है, चुनी हुई सरकारों का है कि वो इस दिशा में कैसे करते हैं। और चूंकि हमारे पास एक पूर्व का अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है और अच्छी तरीके से संचालित कर चुका है। हमारे यहाँ जितने भी अलग अलग प्रदेशों में, वो भी एक देशव्यापी अभियान था इसी अभियान की तरह, और उसके कई चरण हुए हैं। ये तो संभवतः 10 से 12 महीनों के बीच में शायद ये पूरी कवायद पूरी हो जाए, लेकिन वो कवायद कई लंबे समय तक चली है, सालों तक चली है। तो उसका अनुभव जो है वो काफ़ी काम आएगा और उसका जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी काम आएगा। और प्रशासन भी, चूंकि उनमें प्रशासन से लेके स्कूली बच्चे तक उस पूरे अभियान में लगे थे, तो प्रशासन के पास भी उस अनुभव के आधार पर इस टीकाकरण अभियान हमारे लिए बहुत सहायक साबित होगा। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, KGMU से हैं। सर, आपका भी स्वागत है चर्चा में। डॉक्टर साहब, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण, महाटीकाकरण शुरुआत हो रही है 16 जनवरी से। किस तरीके से देखते हैं? वैक्सीन की पहली खेप भी आ गई है। अब आप क्या देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये टीकाकरण? देखिए, जिस तरह से पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 5वां 6वां देश बनता है। तो ऐसे में जब इतने बड़े स्तर पे एक टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है, तो इसमें जो ड्राई रन किया गया है वो उसकी तैयारियों को, उसके प्रबंधन को, और इसके जो भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्राउड का मैनेजमेंट कैसे होगा, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इन तमाम बातों को देखते हुए और ऑब्जर्वेशन के लिए जो आधे घंटे का समय है, उसमें कितनी मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होगी, इन सारी चीज़ों को एक ड्राई रन के माध्यम से उसको जांचा गया है, परखा गया है, और उसमें पास होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बूथ पे किस तरीके का मैनेजमेंट किया गया, किस तरीके के आप लोगों ने व्यवस्थाएं की है वहाँ पे? बूथ में देखिए 3 स्तर का एक वो रखा गया है, जिसमें प्लान किया गया है। पहले में रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी जिनको लगा जाना है टीका, उनका रजिस्ट्रेशन होगा।
दूसरा कक्ष होगा जिसमें टीकाकरण होगा, और उसके एडिशन तीसरा होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को रखा गया है। साथ ही साथ अगर कोई हैपनिंग होती है, कोई रिएक्शन होता है, एडवर्स रिएक्शन, उस रिएक्शन को मैनेज करने के लिए अतिरिक्त टीम की जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो भी है, और साथ ही साथ एम्बुलेंसेज और किसी भी ऐसी घटना से निपटने के लिए तमाम तरह की क्रिटिकल केयर की तैयारियां की बिल्कुल। गई जब कोई वैक्सीनेशन होता है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, तो उसकी तैयारियां हैं पूरी वहाँ पे। हैं। जी जी, किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है, आमतौर पे वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन लोगों को क्यों लगवाना चाहिए, ये सब तमाम धारणाएं इस समय चल रही हैं पब्लिक के मन में। आप कुछ बताएं इसमें कि कितना महत्वपूर्ण है इस वैक्सीन को लगवाना। देखिए विकास जी, जो वायरस है, जैसे कोरोना वायरस से हम लोग अभी 2-4 हुए हैं, लड़ रहे हैं, और इसी की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि जो वायरस जितनी तीव्रता के साथ आपके ऊपर इन्फेक्शन के माध्यम से आ रहा है, उसके दुष्प्रभाव आते हैं उसके सिम्टम्स के आधार पे। कि सिम्टम आ रहे हैं जैसे नज़ला जुकाम है, बुखार है, गला खराब होना, सूखी खांसी होना, फिर सांस फूलना, या फिर जीआई सिम्टम्स आना, ये तमाम तरह के सिम्टोमेटोलॉजी इसकी है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी कमज़ोर करके, वायरस को कमज़ोर करके उसकी एक कम डोज दी जाती है, जिससे कि इसके दुष्प्रभाव भी ना आए, सिम्टम्स भी ना आए, और जो एक इसके लिए जो बचाव की या जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता है, जो एंटीबॉडीज़ के माध्यम से डेवलप होती है या टी सेल्स और बी सेल्स के माध्यम से होती है, वो इम्यूनिटी अचीव हो जाए। माने उसी का एक कम डोज में उसको दिया जाता है एंटीजन को, और उसके विरोध में शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो तैयार होती है, एंटीबॉडीज। जी बिल्कुल। तो यही है कि हम लोग जो भी दे रहे हैं ये वही वायरस के ही एक तरह से कमजोर स्वरूप है जिसको हम दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया वैक्सीन कैसे लगती है, क्या कुछ किस तरीके से काम करती है। सिद्धार्थ जी, इस वैक्सीनेशन के टीकाकरण के दौरान कोविन ऐप किस तरीके से उसके क्रियान्वयन में मदद करेगा? कहा गया है कि ये पूरी तरीके से पारदर्शिता रहेगी, नजर रहेगी, किसको कोई दिक्कत होती है, क्या तमाम चीजें हैं इस कोविन ऐप में? देखिए, जब भी एक इतनी बड़ी जो सदी की सबसे बड़ी महामारी है, तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारी चर्चाएं इस संदर्भ में हो रही हैं कि उसका क्या असर होगा, उसको लगने के लिए किस तरह से तैयारियां होंगी, बाद में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो तमाम इस तरह की चीज़ें, शंकाएं आती हैं। बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो जिस तरीके से आरोग्य सेतु या इस तरीके के ऐप बनाए गए थे जब बीमारी अपने चरम पर थी, उस तरीके से इसका ये बनाया गया है ताकि किसी को भी, जैसा अभी डॉक्टर बता रहे थे, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, कि एक तो सिस्टम वो है कि जो वहाँ पर 3 लेयर में रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और उसके बाद पोस्ट वैक्सीनेशन जो है केयर, उसके बाद अगर किसी को किसी तरह की कोई समस्या होती है, तो जैसा कि सामान्य तौर पर होता है कि लोगों को ये भी लग सकता है कि एक सामान्य सा सरदर्द भी लग सकता है कि ये कहीं वैक्सीन की वजह से नहीं, तो ऐसी तमाम उस तरह की जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो जिज्ञासाएं हैं, वो सारी चीज़ों को एड्रेस करने का एक ये सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है जो इफेक्टिवली काम करेगा। और मुझे लगता है कि देखिए, जो इसके चरण डिसाइड किए गए हैं, तो वो सारे चरण इस तरीके से प्लान किए गए हैं, और उसको लेकर इस तरह से स्टेट मशीनरी ने अपने आप को, जो ड्राई रन की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई अफरा तफरी या कोई ऐसी जनता के बीच में कोई दिक्कत आने वाली है। वो सारी चीज़ें बहुत है। देखिए, थोड़ा सा जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी इस बात की अपील कर रहे हैं, धैर्य की बात कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, टीकाकरण कराने के बाद क्या उसके बाद भी एहतियात बरतना होगा हमें, या टीकाकरण के बाद फिर जो सतर्कता हम लोग बरतते हैं, जो सावधानियां हम लोग इस दौरान बरत रहे हैं कोविड के प्रोटोकॉल के तहत, वो नहीं बरतनी पड़ेंगी? और एंटीबॉडी लगभग कितने दिन में बन जाएगी, वो कितने दिन तक रहेगी, किस तरीके से काम करेगा? देखिए विकास जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने रखा है, क्योंकि
इस तरह की एक लोगों के मन में आ रही है बात कि हम लोग कोविड का टीका हो जाएगा तो पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो छोटे छोटे उपाय रखे गए हैं वो उपाय का कोई भी तोड़ नहीं है। वो उपाय सभी तरह के, जैसे अभी वेरिएंट आ गया, अभी आप ब्रिटेन में देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इन्फेक्शन फैला, और वो जो इन्फेक्शन है वो एक दूसरे जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है कोविड-19 का, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें जो इनके जो स्वरूप बदल के पुनः हमलावर होने की जो एक इनका कैरेक्टर है आरएनए वायरसेस का, ये वेल नोन है। इसलिए चाहे ये स्ट्रेन है या दूसरे स्ट्रेन है, कोई भी स्ट्रेन अगर आता है, या हर मौसम में आप देखेंगे कि आरएनए वायरसेस का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक अटैक होता ही है। तो ये तमाम तरह के उनसे बचाव के लिए जो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कम लोगों के साथ मीटिंग करना, दूरी पर रहना, और वेंटिलेशन वाली जो ड्वेलिंग्स हैं उनकी व्यवस्था करना, ये तमाम तरह के जो एहतियात हैं ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं। इन यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को जरूर रखना है। हम लोगों का ये जो एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये इस वायरस से बचाव कराएगा, लेकिन जो अन्य वायरसेज हैं या म्यूटेटेड स्ट्रेन हैं वो इसमें खतरा लगा आगे के लिए बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ एवियन फ्लू भी शुरू हो गई, या इसके अतिरिक्त अगर देखें टीबी की वजह से एक बड़ी जनहानि देश में लगातार 4 लाख के लगभग मौतें हर साल हो रही हैं। तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, इनसे अगर हम बचाव चाहते हैं या पूरी तरह इनको समाप्त करना चाहते हैं, तो ये जो एहतियात हैं जिसकी ट्रेनिंग एक बेहतर तरीके से हो गई है, इनको लगातार आगे बढ़ा के रखने की आवश्यकता है। सख्ती से अनुपालन किया जाना। कोरोना जो हमको अच्छी आदतें दे गया है उसको हमको अपने जीवन में स्वीकार करके निरंतर बनाए रखना चाहिए। सिद्धार्थ जी, जब इतना बड़ा जन अभियान चल रहा है, टीकाकरण का चलेगा, ऐसे में इससे पहले भी जो टीकाकरण हुए थे, भ्रम, अफवाह, इस तरीके की चीजें होती हैं, लगता है उन सब पे जो है जागरूकता फैलाने की जरूरत होगी अब हमें। निसंदेह मीडिया की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। इससे पहले पल्स पोलियो का जो टीकाकरण अभियान जो जनता के अभी स्मृतियों में है, बहुत पुरानी बात नहीं है, और उसके फॉलो अप प्रोग्राम सभी भी बीच बीच में चलते रहते हैं। तो उसमें भी नागरिक समाज ने, जो सिविल सोसाइटी है और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मीडिया ने बड़ी भूमिका उसमें निभाई थी, और उसके चलते जगह जगह जो भ्रांतियां दूर करने का काम था। उस समय भी अगर आप याद करें, जब पल्स पोलियो का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, तो लोगों को इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि कहीं बताया जाता था कि बच्चे नपुंसक हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा। उसको जाकर लोगों को समझाना, लोगों को सही बात बताना, डॉक्टरों के अवेयरनेस कैंप इस तरह से लगाना, वो तमाम चीज़ें चली थी। इस बार भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इसका टाइम स्पैन कम है, जिस स्पैन में इसको लगा देने की तैयारी है, लेकिन उतने दिनों के लिए एक सघन जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जिसमें कि जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, नागरिकों के बीच में जो जागरूक संस्थाएं काम करती हैं, और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होगी। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर जिसको बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये सचेत कर रहे हैं, ये आगाह कर रहे हैं, उसको भी लोगों के बीच में एक अफरा तफरी का माहौल ना बने, लोगों के बीच में धैर्य जागरूक रहना पड़ेगा लगातार हमें। इसको बनाए रखने में भी मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हम आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आप इस टीकाकरण को, इस महाटीकाकरण को अन्य टीकाकरणों से अलग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अलग इस तरह से है कि जो महामारी का दौर चल रहा है, ये इसने जो एक बड़ा बर्डन देश के ऊपर है या दुनिया के ऊपर है, वो ये है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है या हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस सब के कंप्रोमाइज़ से जो एक ग्रोथ है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, और साथ ही साथ जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जॉबलेस हुए हैं लोग, तमाम तरह की दुश्वारियां झेली हैं। आपने देखा होगा कि कितने माइग्रेंट लेबरर्स को कितनी तकलीफें हुई हैं। इन तमाम तरह की तकलीफ़ों के साथ में इस महामारी से लड़ते लड़ते हम लोग यहाँ तक आए हैं। लेकिन इन तमाम उसमें भी मैं कहूँगा कि देश में देशवासियों ने एक बेहतर एक
स्ट्रेटजी के साथ इस लड़ाई को लड़ा है और सभी का इसमें योगदान रहा है, क्योंकि सभी को वैक्सीनेट किया जाना है, लेकिन सभी को एक साथ नहीं कर सकते, एक लार्ज नंबर है और जो हमारे पास जो फैसिलिटी है वो भी लिमिटेड है। इसमें प्रायोरिटाइज भी करना है। प्राथमिकता आप देखेंगे कि ये पहली बार इस तरह की बातें आ रही हैं कि प्राथमिकता किसको देनी है, क्योंकि मास इम्यूनाइजेशन होना है। प्राथमिकता में जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, वो जो सबसे फर्स्ट कांटेक्ट है, कि उनकी जो एक वल्नरेबिलिटी है वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वो उन मरीजों के उपचार में लगे हुए हैं और उनसे इन्फेक्शन होने का खतरा और सभी को परिवारों का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सभी को वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, ये बात सबको वैक्सीनेशन कराना है, ये बिल्कुल क्लियर है। सभी वैक्सीनेट होंगे, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या है तो प्राथमिकता के तौर पे दो वैक्सीनों को मंजूरी दी गई है। क्या कोई चॉइस भी उसमें होगी या जो एक प्रोटोकॉल है जो लगेगा वही लगेगा, किस तरीके से है? देखिए, जो भी मंजूरी मिलती है उपयोग के लिए, ये कोई भी दवाइयां हों, वैक्सीन हो, कुछ भी, ये तब अप्रूव किए जाते हैं जब इनके सेफ्टी के ट्रायल्स होते हैं और इनकी जो इफेक्टिवनेस है उसकी एक स्टडीज होती हैं। तो एक तो सेफ्टी का इश्यू है और दूसरा इश्यू है कि ये कितनी प्रभावी होगी, कि वायरस जिसके अगेंस्ट हम इसको लगा रहे हैं में कितनी कारगर साबित होगी और कब तक साबित होगी, माने और कितने लॉन्ग टर्म तक इससे हम लोग सेफ रह सकते हैं। ये तमाम तरह की जो स्टडीज हैं वो हुई हैं। उसी के बाद ही भारत सरकार ने इसको निर्णय लिया है, इसको लगाया जा रहा है और आगे भी इसका अगर कोई दुष्प्रभाव होगा या किस प्रकार का प्रभाव और किस प्रकार की बचाव में ये कारगर होती है, कब तक होती है, इसकी स्टडीज आगे भी होती रहेंगी। जी, इसका मतलब अभी जैसे 2 उसकी डोजें देनी है, इसके बाद स्टडी फिर आगे बताएगी। पहली वैक्सीन, फिर उसके 28वें दिन वैक्सीन और उसके बाद फिर क्या होगा वो फिर आगे की स्टडीज बताएंगे। सर कैसा है, क्या सर? बिल्कुल, देखिए अभी तक के ट्रायल्स में यही सामने आया है कि पहला डोज कब देना है, कितना देना है और किस तरह से देना है, इसके बाद कितने अंतराल के बाद दूसरा डोज लगना है और इसके बाद जो इम्यूनिटी का लेवल है, अगर किसी मरीज में इस तरह के लक्षण होते हैं एक नियत समय अंतराल के बाद में अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो उसके दुष्प्रभावों में गिना जा सकता है। तो इमीडिएट होते हैं और एक डिलेड है। दोनों तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जरूरत के अनुसार जो है चीजें अभी आगे स्टडी में आएंगी, उसको प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल, आज हमारे पास समय इतना ही था। आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो इसी उम्मीद के साथ कि महाटीकाकरण चलेगा, हम कोरोना पे जीत हासिल करेंगे। कोरोना वायरस टीकाकरण के बाद भी जो एहतियात, जो सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं वो अपनी आदत में शामिल करते हुए ही रहेंगे हम लोग। इस बात को बहुत जरूरी से समझ लीजिए कि मास्क लगाना, उचित दूरी बनाना और हाथ धुलना, ये अपनी आदत में शामिल कर लीजिए, इसको लगातार करते रहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।